नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। पश्चिम बंगाल की पराजित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं देने की घोषणा करके एक संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है। परंपरा के अनुसार चुनाव हारने पर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं और नया मुख्यमंत्री बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है और यही हुआ है तमिलनाडु में, जहां मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस्तीफा दे दिया है और वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने हुए हैं तब तक जब तक कि तमिलनाडु में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं हो जाती है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि वो राजभवन नहीं जाएंगी और इस्तीफा नहीं देंगी। अब ये एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। संविधान विशेषज्ञ मानते हैं कि ममता का ये रुख जो है संवैधानिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। सवाल यह है कि नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी अगर ममता इस्तीफा नहीं देती है। अब संविधान विशेषज्ञ बताते हैं कि एक ही उपाय बचता है कि राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर दें और बीजेपी के नए नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दें, उन्हें शपथ ग्रहण कराकर चार्ज भी दे दें। ये संभव है, लेकिन सवाल यह है कि इस्तीफा नहीं देने का जो फैसला है वो ममता बनर्जी के गुस्से का प्रतीक है या कोई राजनीतिक चाल है। अब बहुत सारे राजनीतिज्ञ ये बात कह रहे हैं दबे स्वर में कि दरअसल ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव में जोर जबरदस्ती हुई और वोट चोरी करके उनको हरा दिया गया। अब ममता मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना चाहती ताकि उन्हें बर्खास्त किया जाए और उन्हें शहीद का दर्जा मिल जाए, राजनीतिक शहीद का दर्जा मिल जाए। अब संवैधानिक स्थिति को अगर देखें तो संविधान का आर्टिकल 164 ये साफ तौर पे कहता है कि मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल के प्लेजर पर यानी उसकी इच्छा पर पद पर रह सकता है और बहुमत खत्म होने पर उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो जाहिर सी बात है कि राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। अब तक यही परंपरा रही है। चुनाव हारने वाली पार्टी का जो मुख्यमंत्री होता है वो इस्तीफा दे देता है, केयर टेकर सीएम के रूप में कुछ दिनों तक चलता रहता है। अब बीजेपी ने बंगाल में विधायक दल की बैठक 9 मई को बुलाई है, तो जाहिर है कि जब तक वो नेता नहीं चुन लें और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं हो जाए तब तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री रह सकती थी। लेकिन बंगाल में एक नई स्थिति दिखाई दे रही है। वहाँ पर अधिकारियों ने ये बताया जा रहा है कि जितनी भी सरकारी फाइलें हैं उनको अपने कब्जे में ले लिया है। उनको उन नए मंत्री जो पुराने मंत्री हैं उन तक फाइलों की पहुँच नहीं होने दी जा रही है। अब और एक तरह से उनको कार्यालय से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी अपनी बात कर रही हैं। उनका कहना है कि टीएमसी ने नैतिक रूप से चुनाव जीता है, उन्होंने चुनाव परिणाम को स्वीकार नहीं किया। आपको पता ही है कि बीजेपी वहाँ 200 से ज़्यादा सीटें जीत चुकी है और ममता बनर्जी जो हैं वो 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। जाहिर सी बात है कि उनकी पार्टी अल्पमत में आ गई है। हालांकि चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर कई बातें कही जाती रही हैं और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से लेकर बहुत सारे नेताओं ने बहुत सी बातें कही हैं। अब ममता बनर्जी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार ने मिल करके उनकी 100 सीटें चुरा ली हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि नो क्वेश्चन ऑफ माय रेजिग्नेशन, आई हैव नॉट लॉस्ट द इलेक्शन, मोरली वी वोन। चुनाव आयोग को उन्होंने विलियन यानी एक विरोधी कहा और बीजेपी के लिए काम करने वाला भी बताया। सीआरपीएफ
को उन्होंने गूंड वाहिनी यानी गुंडा वाहिनी कह दिया। अब चुनाव में कई तरह की अनियमितता की बात वो कर रही हैं, जैसे एसआईआर की प्रक्रिया, वोटर लिस्ट से नाम हटाना, ईवीएम में गड़बड़ी, चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है वो, ये सब आरोप वो लगाती रही हैं। उन्होंने 10 सदस्यों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की भी घोषणा की है, जो उनकी जाहिर सी बात है कि उनकी पार्टी की होगी। और ममता ने यह भी कहा कि टीएमसी विल बाउंस बैक, यानी हम फिर दोबारे वापस लौटेंगे। उन्होंने कहा कि अब वो आम आदमी हैं और आज़ाद पंछी हैं, न तो वो पेंशन लेंगी न सैलरी लेंगी। और एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने की कि वो अब इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगी। खैर, ये एक ऐसी बात है जिस पर चर्चा ज़रूर की जानी चाहिए। ममता बनर्जी का रुख जो अब तक रहा है वो इंडिया गठबंधन से एक दूरी बनाकर चला करती थी। वो कुछ मुद्दों पर उसके साथ होती थी, चुनाव के समय बिल्कुल अलग हो जाती थी। और इस बार भी यही हुआ। इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं उसमें कांग्रेस और सीपीएम है, लेकिन उन्होंने, ममता बनर्जी ने उनके साथ समझौता नहीं किया। और अब जब चुनाव नतीजे आए हैं तो कई सीटों पर ये दिखाई दे रहा है कि जितने वोटों से तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार हारा, उससे ज़्यादा वोट सीपीएम या कांग्रेस को मिले हैं। बहरहाल, देर आयद दुरुस्त आयद जिसको कहते हैं, यानी अब भी अगर वो इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने की कोशिश करें तो शायद एक राजनीतिक विकल्प तैयार हो सकता है, जो कि अभी पूरे देश में ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये लग रहा है कि बीजेपी एकमात्र पार्टी बनने के रास्ते पर बढ़ रही है। लगातार किसी न किसी राज्य में उसकी जीत होती जा रही है और विपक्ष जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। हालांकि कांग्रेस अभी भी 4 राज्यों में, मतलब केरल को मान लें तो चौथा राज्य उनको मिल गया है, 3 राज्यों में वो पहले से हैं। अब उनकी हार के बाद, ममता बनर्जी की हार के बाद, उनको सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने, और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदि सभी नेताओं ने उनको फ़ोन किया और उनको पूर्ण समर्थन देने का वादा भी किया। ये भी चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए कलकत्ता जाने वाले हैं। और अब ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का संकल्प व्यक्त किया है। खैर, अभी आगे और भी बहुत कुछ है। कुछ नहीं तो 2029 के लोकसभा चुनावों को उनको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि 2024 में जब बीजेपी की सीटें 18 से कम होकर 12 हो गई तो ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी जो हैं वो बाकी पार्टियों को भाव नहीं दे रही हैं। फिलहाल वो केयरटेकर सीएम तो हैं ही, लेकिन बीजेपी जिसको कि 207 से ज़्यादा सीटें मिल गई हैं, अब वो जब अपने नेता का नाम लेकर राज्यपाल के पास जाएंगे, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी के नियुक्त राज्यपाल हैं, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री अब चुनाव में जो धांधलियों की बात कर रही हैं उसको लेकर के वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं। बहरहाल, इसके बावजूद वहाँ नई सरकार बनने से नहीं रोका जा सकता है। बीजेपी के विधायक जो चुने गए हैं वो जिसे भी अपना नेता तय करेंगे उसे 9 मई या उसके बाद जो भी तारीख वो तय करेंगे उस दिन शपथ ग्रहण करा ही दिया जाएगा। अब ममता बनर्जी को अगर अब भी ये समझ में बात आई है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए, तो उनको सोचना चाहिए और पूरे इंडिया गठबंधन के सामने एक ही चुनौती है कि 2029 के लोकसभा चुनावों की वो तैयारी करें। देखिए, जिस तरह से बंगाल में चुनाव में हुआ, मतलब एसआईआर के ज़रिए नाम काटे गए, करीब 27 लाख लोगों को वोट देने का मौका नहीं दिया गया, उनको वोट नहीं देने दिया गया।
जिस तरह से केंद्रीय अधिकारियों को वहाँ तैनात कर दिया गया, सीआरपीएफ और जो केंद्रीय बल हैं उनको तैनात किया गया, राज्य सरकार के कर्मचारियों और पुलिस को कम से कम मौका दिया गया, वहाँ के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक तक को बदल दिया गया, कई जिलों के एसपी बदल दिए गए। तो एक बात बहुत तय है कि जब तक ये जो विपक्ष है यानी बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं वो केंद्र में सत्ता में नहीं आती हैं, तब तक राज्यों में चुनाव कैसे जीता है ये बीजेपी अच्छी तरह समझने लगी है। 2011 में 3 सीटें थी बीजेपी की और फिर बढ़ते बढ़ते वो पिछले चुनाव में यानी 2021 के चुनाव में 77 सीटों तक पहुँचे और अब 207 सीटों तक आ गए हैं। तो अब जो कुछ थोड़े बहुत राज्य बने हैं उनमें बचे हुए हैं जहाँ पर विपक्ष की सरकार है, जैसे पंजाब है, इनमें भी ये प्रक्रिया नहीं होगी ये कहा नहीं जा सकता। पंजाब में एक संकट अलग से है कि वहाँ पर जो सरकार है वो कितने दिन चल पाती है, यानी फरवरी में अगले साल तो चुनाव ही है पंजाब में, लेकिन तब भी सरकार तब तक चलेगी या नहीं चलेगी ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि पंजाब से चुने गए 6 सांसद, राज्यसभा के 6 सदस्य जो हैं जो आम आदमी पार्टी के थे वो बीजेपी में जा चुके हैं। और ये चर्चा भी है कि बीजेपी विधायक जो हैं उनसे बीजेपी संपर्क कर रही है। तो क्या स्थिति होगी ये कहना मुश्किल है। बहरहाल अगर ममता बनर्जी इस बात को समझती हैं कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, खासतौर पे 2029 के लोकसभा चुनावों की तरह के मामले में। अब ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने का एक जो सांकेतिक तरीका है वो नहीं करने का फैसला किया है, तो क्या ये उचित है? आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट सेक्शन में आकर के हमें ज़रूर बताइए। आपकी राय जो है वो हम बाकी सारे लोगों के साथ साझा करते हैं। आपको पता ही है कि एक दर्शकों का बड़ा वर्ग है जो उसको देखता है, तो आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्य हिंदी का जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए ताकि आप बेहतर ढंग से प्रोग्राम देख सकें। और सत्य हिंदी का जो सदस्यता अभियान चल रहा है उससे भी जुड़ जाइए, इससे आप सत्य हिंदी की बेहतर ढंग से मदद कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.